आज के इस वीडियो में हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे बात करेंगे, जिसे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ये वीडियो इस चैनल पे मेरा सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 9th के लिए है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को सिंपल से सिंपल रखने का, और जो भी बहुत ही नेसेसरी चीज़ है वही मैं आपको बताऊं। और हाँ, ये पिक्चर जो भी आप देखेंगे इस वीडियो में, ये पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई एट फर्स्ट। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है जो कि ऑब्वियसली आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जाके, आप अपने BScs में जाके आप इसे कवर कर लेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला 1924 में एक इंडियन साइंटिस्ट, वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम, एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी के साथ उन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी आइंस्टाइन को भेजा। उनके रिसर्च में उन्होंने एक नए तरह का स्टैटिस्टिक्स का इजाद किया था, जो कि आज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। आइंस्टाइन ने उस पर खूब काम किया, और आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया, जिसे कि आज हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। ये एग्जैक्टली है क्या, चलिए देखते हैं। जब भी किसी बोसॉन के गैस को, अब आप पूछेंगे बोसॉन क्या है, तो अगर मैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ही कहूँ तो मैं कहूँगा वैसा एटम जिसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो सम होगा, इसका जो टोटल होगा, इट शुड बी इवन नंबर। ये अगर इवन नंबर हुआ तो फिर उस एटम को हम बोसॉन कहेंगे, और अगर वो ऑड नंबर हुआ तो वो फर्मियन के कैटेगरी में चला जाएगा या फर्मियन का प्रॉपर्टी शो करेगा। ये सिर्फ बोसॉन के लिए एप्लीकेबल है। जब किसी बोसॉन के गैस को, बहुत ही लो डेंसिटी में बोसॉन के गैस को अगर बहुत 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 ठंडा किया जाए, अनइमेजिनेबली ठंडा किया जाए, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, लगभग उस टेम्परेचर में अगर पहुंचा दिया जाए, एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम 0 केल्विन कहते हैं, अगर ये नैनो केल्विन के स्केल में चला जाए, इतना ठंडा हो जाए, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, सो इस स्केल में, इतना केल्विन, इस स्केल में अगर चला जाए, बहुत 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 ठंडा अगर किया जाए, तो फिर वो जो बोसॉन्स हैं, वो जो एटम्स हैं, वो अपना आइडेंटिटी लूज़ कर देता है, और इस तरह से बिहेव करता है कि मानो वो एक सिंगल एटम हो, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। इसे लो डेंसिटी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर ये लो डेंसिटी में नहीं होगा तो फिर ठंडा करते साथ ये लिक्विफाइड हो जाएगा, और लिक्विफिकेशन के लिए 3 बॉडी कलिजन की ज़रूरत होती है। मतलब एक ही साथ 3 बॉडी अगर कोलाइड करे, देन लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल। अगर 2 बॉडी कलिजन होता है, 2 बॉडी कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ, 2 एटम्स अगर कोलाइड करें, तो फिर इसमें लिक्विफिकेशन नहीं होता है। गैस के 2 एटम्स अगर कोलाइड कर जाए तो इससे लिक्विफिकेशन नहीं होता है। लिक्विफिकेशन के लिए मिनिमम 3 बॉडी को एक साथ कोलाइड करना होता है। तो इसीलिए जब लो डेंसिटी में, बहुत ही लो डेंसिटी में, लेट्स से इस कंटेनर के अंदर बहुत बहुत लो डेंसिटी में अगर एटम रहे, तो फिर 3 बॉडी कलिजन का चांस नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, और इसका लिक्विफिकेशन का चांस बहुत 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 कम हो जाता है। दैट्स वाई लो डेंसिटी। जब भी बोसॉन्स को लो डेंसिटी में बहुत ही ज़्यादा ठंडा किया जाता है, तो उससे क्या होता है, वो एक सिंगल एटम की तरह, एक सुपर एटम की तरह बिहेव करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ हमें जानना होगा, जो कि डे ब्रॉय हाइपोथेसिस है। डे ब्रॉय के हिसाब से कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर का पार्टिकल जिसके पास लीनियर मोमेंटम है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका वेव जैसा नेचर को कंसीडर करना होता है, और उस वेव का
जिसे कि मैटर वेव नाम दिया गया था, उस वेव का जो वेवलेंथ है, वेव का वेवलेंथ क्या होता है, सपोज दिस इज अ वेव, तो इसका वेवलेंथ होगा क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ये अगर ये जो डिस्टेंस है, या फिर ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगा, दोनों ही डिस्टेंसेस सेम होगा। ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है इसका वेवलेंथ। तो उस वेव का, उस मैटर वेव का वेवलेंथ वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम। सपोज एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p है, देन उसका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो हमने यहाँ पर d लिखा, बेसिकली हम लोग इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो ये जो लैम्डा होगा, दैट मीन वेवलेंथ होगा उस मैटर वेव का, दैट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब उसका मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, उसका वेवलेंथ, एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ उतना कम होगा। अब इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो दो पार्टिकल्स हमने कंसीडर किया, लेट्स से कि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल है, सेम मास का पार्टिकल है। एक बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है और दूसरा बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली मोमेंटम, चूंकि मोमेंटम होता है मास, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। तो अगर ये फास्ट मूव करेगा तो इसका मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा ये ज़्यादा होगा और इसके लिए मोमेंटम जो है ये कम होगा। तो फिर इनके साथ जो एसोसिएटेड वेव होगा, जिसे कि मैटर वेव कहा जाता है, वो कैसा होगा? जो फास्ट पार्टिकल है जिसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसके लिए जो वेव होगा उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये वेवलेंथ बहुत ही कम होगा। और जो स्लो पार्टिकल है उसके लिए जो एसोसिएटेड वेव होगा, उस वेव का वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ काफ़ी बड़ा होगा। अब आते हैं असली टॉपिक पे। लेट्स से कि बहुत सारे बोसॉन्स, इस स्पेस में बहुत सारे बोसॉन्स हैं, ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, फिलहाल तो अभी बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं वो एसोसिएटेड वेव है। सो ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, तो इसका वेवलेंथ छोटा है। इसका अपना अपना आइडेंटिटीज़ भी है और इनका जो एनर्जीज़ है वो एनर्जी लेवल देखे अलग अलग है, अलग अलग एनर्जी के साथ ये एसोसिएटेड है या अलग अलग एनर्जी कंटेन कर रहा है। अब इसे जब लेज़र कूलिंग और एवापोरेटिव कूलिंग से ठंडा किया जाता है, काफ़ी ठंडा किया जाता है, तो उस दौरान जितना ये ठंडा होता है उतना इसका मोशन कम होता है, उतना उसका स्पीड कम होता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करता है, ठंडा होने से धीरे धीरे मूव करता है। और जैसे ही उसका स्पीड घटता है, दैट मीन उसका मोमेंटम घटता है। और मोमेंटम घटते साथ क्या होता है, जो वेवलेंथ है, वेव का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये अभी ज़्यादा जगह घेरने लगता है। पार्टिकल वही है, सिर्फ उसका मोमेंटम घट गया, तो एसोसिएटेड वेव क्या हुआ, बड़ा हो गया। और बड़ा होते साथ क्या हुआ, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगा वेव्स। पहले शुरू में ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। इन सब का अपना अपना आइडेंटिटी था। जैसे ही ठंडा हुआ, वेवलेंथ बढ़ा और ये सारे वेव्स एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगा। सो ऐसे स्थिति में इसका एनर्जी भी घट जाता है, चूंकि इसका टेम्परेचर घटा तो इसका एनर्जी भी घट जाता है। और बोसॉन्स का एक प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे बोसॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में रह सकता है, एक ही एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके कारण ये सब एक ही एनर्जी स्टेट में चला जाता है और जो वेव है एक दूसरे के साथ मर्ज करने लगता है। अब वेव अगर एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएगा तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल एग्जैक्टली इस जगह पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, क्योंकि वो तो मर्ज कर गया है। ऐसा करते करते ये सारे जो वेव्स हैं एक दूसरे के साथ मर्ज करते करते एक सिंगल वेव में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये सिंगल वेव में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका प्रॉपर्टी वैसा होता है कि मानो यहाँ पर एक सिंगल मैटर है, सिंगल बॉडी है और उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव ये हो, और इसी को कहा जाता है सुपर एटम। ऐसा बिहेव करता है ये वेव जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, बड़ा सा कोई मैटर हो, उसका वेव जैसा ये बिहेव करता है।
ये तो थियोरिटिकल पार्ट था, ये 1924 की बात है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली रियलाइज करने में हमें बहुत समय लग गया। 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के दो साइंटिस्ट्स एरिक कॉर्नेल और कार्ल विमन, इन्होंने रुबिडियम एटम के गैस को बहुत ठंडा किया, 170 नैनो केल्विन तक ठंडा किया, और ऐसा करके उन्होंने इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म जो है, स्टेट जो है, उसे अटेन किया। उसके कुछ ही दिनों बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वुल्फगैंग कैटरली, उन्होंने सोडियम एटम के गैस में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म को अटेन किया, और इन तीनों के इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।